This call is now being recorded. जी, यस सर। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सर जी। जी, चलिए। आपने अपने बायोडाटा में लिखा है कि आपने 6 मंथ एक कॉलेज में टीचिंग करवाई है। जी सर। किस कॉलेज में? सर हनुमानगढ़ में ही है। पहले था, अभी वो गंगानगर शिफ्ट हो गया है। राजस्थान कॉलेज बटनेर कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन। ओके, मतलब किस सब्जेक्ट पढ़ाते, कौन सा सब्जेक्ट था आपके? सर एग्रीकल्चर कॉलेज था वैसे वो, लेकिन जो मेरा एमएससी का सब्जेक्ट था एक्सटेंशन एजुकेशन, मैं वो पार्ट पढ़ाती थी वहाँ पे। ओके। इसका मतलब खेती के बारे में आप काफी कुछ जानते हैं। सर बेसिकली मेरा होम साइंस सब्जेक्ट था, एग्रीकल्चर नहीं था। तो क्योंकि जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो उनमें जो एक्सटेंशन एजुकेशन का सब्जेक्ट है वो थोड़ा सिमिलर होता है, तो इसीलिए मैंने वो सब्जेक्ट लिया था उस कॉलेज में। ओके, तो 2 अलग अलग राज्यों में और 3 अलग अलग जिलों में आपका कार्यानुभव रहा है अभी तक, जी सर। जिसमें बीकानेर, आपका हनुमानगढ़ और हिसार 3 जिले शामिल है। जी सर। ये सही पूछ रहा हूँ मैं आपको? हाँ जी सर। हिसार क्यों चर्चा में है अभी? हालिया कुछ घटनाक्रम की बात करें तो किस वजह से चर्चा में रहा है? सॉरी सर, अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है हिसार के बारे में। कहीं कहीं आप हिसार को किसान आंदोलन से लिंक कर पा रही हैं? हालिया घटनाक्रम को देखें तो कुछ ऐसा कुछ सुना आपने? सॉरी सर, मुझे इसकी अपडेट नहीं है हिसार से रिलेटेड जो है अभी, क्योंकि किसान आंदोलन ज़्यादा चर्चा में नहीं रहा है, तो पिछले अच्छा, कुछ दिनों से कोरोना की वजह से। ठीक है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। गांव में स्वास्थ्य, आपने कहा कि 3, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्यानुभव है आपका? जी सर मेरी जो एकेडमिक्स थी बीएससी में और एमएससी में, तो उनमें कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते थे हमें, और मेरी जो एमएससी थीसिस रही है वो भी मुझे 2 विलेजेस में ही कवर करनी थी, तो इस वजह से मेरा एक्सपोजर थोड़ा विलेजेस में रहा है। और बीएससी में भी जैसे हमारा एक रूरल एरिया वर्क एक्सपीरियंस एक क्रेडिट कोर्स लगता था, तो ठीक है, उसमें हमें किसी एक विलेज में जाके और वहाँ कुछ प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स चलाने होते थे, तो इसके ठीक है। अंडर मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस रहा है। ओके, चलिए, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि गांव में आपने बुनियादी अवसंरचना को देखा होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से गांव में कौन ऐसे कार्मिक है, सरकारी कार्मिक, जो स्वास्थ्य सुविधाओं को बुनियादी स्तर पे जिसका संचालन करते हैं? अ, सर एक तो जैसे आशा सहयोगिनी होती हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में, आंगनबाड़ी सहयोगिनी होती हैं, और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जो डॉक्टर और जो नर्सेज होती हैं, उनका मेन रोल रहता है वहाँ पे। और सबसे ठीक। ज़्यादा जो आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायता दी जाती है उनको, जो भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उनका मेजर रोल है। अच्छा, आंगनबाड़ियों को में जो सुविधाओं की बात करते हैं, तो हालिया जो आपने एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ा है, जी सर। इस संदर्भ में हम प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं, तो कुछ हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोई बात की गई है, आप जानती हैं? सर जो फर्स्ट स्टेप है कि जो 5 साल की एजुकेशन है फर्स्ट, तो उसमें 3 साल ये बोला गया है कि 3 साल बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा दी जाएगी। जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है उसमें हम्म, सबसे पहला स्टेप है, उसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों को रखा गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप मुझे संक्षेप में बताएंगे कि ग्रामीण अवसंरचना की या कृषि व्यवस्था की हम बात करते हैं, तो विपणन के लिए क्या हमारे पास आज के दिन में सुविधाएं मौजूद हैं? आप केवल संस्थाओं के और सोपान की दृष्टि से आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ ऐसे कृषि विपणन इस प्रकार से होता है। सर एग्जैक्टली तो सोपान तो मेरी जानकारी में नहीं है, मेरा थोड़ा एरिया इस किसान तरफ किसान नहीं अपनी है। उपज को कहाँ बेचता है आज, हमारी सर राजस्थान की हम बात करते हैं? जो अभी जो स्ट्रक्चर है उसके थ्रू मंडी सबसे पहले आता है कि किसान अपनी फसलों को मंडियों तक ले जाते हैं, और इसके अलावा जो ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नाम करके जो ओके, है ई नाम चलाया गया है सरकार द्वारा, उसके ओके, तहत वो अपनी उपज को बेच सकते हैं। ठीक है। चलिए, आपको हरियाणवी भी आती है? जी सर थोड़ी बहुत आती है। राजस्थानी भी आती है? जी
राजस्थानी में आप मारवाड़ी बोलना पसंद करती हैं? सर बेसिकली जैसे मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ बागड़ी का थोड़ा ज़्यादा है, मारवाड़ी टच कम है यहाँ पे। तो मुझे बागड़ी चलिए, ज़्यादा आती है, मारवाड़ी मैं समझ लेती हूँ बट बोलना इतने अच्छे से नहीं आता। चलिए आप प्रयास कीजिए मारवाड़ी में। केवल आपने लोगों को समझाना है कि मास्क पहनिए, ये जो हम कोरोना के प्रति जागरूक करते हैं लोगों को। तो केवल 2 शब्द आपने 2 लाइन में बताना है किसी मारवाड़ी व्यक्ति को। कैसे बताएंगी आप? अ, सर मैं कोशिश करती हूँ, लहजा आए ना आए। जी। तो जैसे किसी महिला को अगर मैं समझाऊँ कि, तो मैं उन्हें इस तरह से समझाऊँगी कि आपरे वास्ते ओ जो मास्क है बहुत ज़रूरी है, थाने कोरोना से बचान वास्ते वो थाने लगानो ज़रूरी है, ताकि थे भी आप भी बच सको कोरोना से और आपके टाबरा ने और सबने बचा सको कोरोना से। बहुत बढ़िया मैम। मेरा अंतिम सवाल है आपसे। राजगढ़ से हिसार गई है कभी आप? सर राजगढ़ से तो नहीं गई। मेरा डायरेक्ट राजगढ़ जो गई है रूट कभी? रहता था वो हनुमानगढ़ से बस से ही मैं जाती थी। तो वो वाया यहाँ से डबवाली और सिरसा और फतेहाबाद हिसार ये रूट ओके, रहता था। अंतिम सवाल है मेरा आपसे। राजस्थान के विभिन्न अंचल जो हैं, इनके आप नाम बता दीजिए मुझे, जो आपको याद है। अंचल अंचल से मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या हाँ, पूछना चाह रहे हैं। एरियाज के जो निकनेम होते हैं हमारे, जैसे मारवाड़ मेवाड़, ये जो बोलते हैं हम लोग। जी सर, योध्या प्रदेश है, मारवाड़ है और ढूंढाड़ प्रदेश है, मत्स्य प्रदेश है और शेखावाटी है और मेवाड़ प्रदेश है। ओके, चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, अपने भगवान साहब शुरू कीजिए। नमस्ते मैडम, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? गुड इवनिंग सर। जी बिल्कुल आ रही है। गुड इवनिंग मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू अ, सर। आप आपकी जो विषय रहा है एमएससी में वो है एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। जी सर। ये एक्सटेंशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, इसका जो सार है वो आप हमें 2 लाइन में बताइए। सर एक्सटेंशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट दो अलग अलग हिस्से हैं एक ही सब्जेक्ट के अंडर। एक्सटेंशन एजुकेशन में सब जो जो भी हमें सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उसका मेन पर्पस होता है कि आप विलेजेस में किस तरह एक्सपोजर अपना देते हैं और वहाँ से क्या गेन करते हैं। और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में सारा मीडिया का हमारा रहता है सिलेबस, कि किस तरह आप न्यूज़पेपर्स में या जो अदर जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं लाइक मीडिया, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या रेडियो स्टेशंस हैं, तो उनमें आप किस तरह वर्क कर सकते हो या उनमें क्या-क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जो आप कवर कर सकते हो। और प्लस उसके साथ सर एक रिसर्च वर्क मिलता है हमें, जो थीसिस हमें करनी होती है, तो उसके लिए एक टॉपिक लिया जाता है। तो अदर सब्जेक्ट्स इन सबको कवर करते हुए हम अपना एक थीसिस वर्क भी करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो एक्सटेंशन एजुकेशन है जी ये इसमें क्या विशेष बात है? ये क्या सर। किसी भी प्रकार की शिक्षा का एक्सटेंशन है या कोई विशेष बात है इसमें जो दूसरी शिक्षा से अलग है? सर इसमें मैं बेसिकली कहूँ तो जो हमने अपनी बीएससी में पढ़ा है, जो भी सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं या जो भी उदाहरण नॉलेज गेन की। उदाहरण उदाहरण भी दीजिए, 1 या 2 उदाहरण भी दे दीजिए जी छोटा सर, सा। जैसे बीएससी में हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन का एक डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें जो भी हम कुकिंग मेथड्स हैं, कुकिंग स्टाइल्स हैं और न्यूट्रिशन का जितना भी पार्ट हम पढ़ते हैं कि किसको कितना न्यूट्रिशन चाहिए, किस एज में या किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा न्यूट्रिशन चाहिए। तो मैं अगर उसकी बात करूँ तो एक्सटेंशन एजुकेशन के थ्रू हम जैसे विलेजेस में जाते हैं तो हम चार्ट्स, पोस्टर्स, कार्ड्स इनके माध्यम से हम उनको डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं या अदर मेथड्स यूज़ करते हैं, तो उनको ये चलिए, सब चीज़ें हाँ समझाते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। आप ये बताइए कि फोर्टिफाइड वर्ड बहुत सुनने में आता है, फोर्टिफाइड आटा है, ये फोर्टिफाइड दाल, जी ये सर। फोर्टिफाइड क्या है? सर किसी भी खाद्य पदार्थ में हम उसमें किसी अदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने के लिए फोर्टिफिकेशन यूज़ करते हैं। जैसे आयोडाइज्ड सॉल्ट है,
हम जो समुद्री नमक है उसमें हम आयोडीन अगर मिला रहे हैं तो वो फोर्टिफिकेशन है, और जैसे ऑयल्स हैं उनमें भी हम कुछ ऐसे न्यूट्रिशन ऐड करते हैं तो वो उसका ऑयल का फोर्टिफिकेशन कहलाता है। हाल ही में राशन की दुकानों पर काफी फोर्टिफाइड आटा दिया जाता है, तो ऐसी क्या चीज है जो आटे में मिलाई जाती है? सर एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, बट आटे में जैसे गेहूं का आटा है तो उसमें शायद कुछ अदर जो भी मिलेट्स होते हैं जैसे कि बाजरा है या मूंग है, मोठ है, तो उनका आटा मिलाया जाता है तो उसको फोर्टिफाइड किया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि बच्चों को जब काफी अधिक दस्तें होती है तो उन्हें ORS एक घोल दिया जाता है। जी ये सर। ORS क्या है, इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहा जाता है इसको। तो अच्छा। इसमें जब शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है यानी पानी की कमी हो जाती है और उसके साथ आपकी बॉडी से सॉल्ट यानी कि सोडियम ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है, और सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस करने के लिए ये ORS का सॉल्यूशन दिया जाता है अच्छा, ताकि बॉडी में एक डिहाइड्रेशन हो सके। एक कोटेशन मैंने सुना है कि एक्सटेंशन एजुकेशन है वो एक फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की एजुकेशन है। ये कौन से विद्वान थे जिन्होंने ऐसा कहा? सॉरी सर, इसकी मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि विलेज लेवल पर आप गए हैं, गांवों में जो चारपाई होती है जिस पे ज्यादातर बैठते हैं सोते हैं, जी सर। वो चारपाई किस चीज की बनी होती है, मतलब किस रेशे की बनी होती है? सर उसमें जैसे स्थानीय भाषा में मूंज बोलते हैं उसको। कैसे बनती है वो? जो सर मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्हीं उसी के पेड़ के रेशे को गूंथ कर और उनकी रस्सी बनाई जाती है, मूंज बोलते हैं जैसे यहाँ अच्छा। पे। अच्छा, चलिए ये बताइए तुरपाई क्या होती है? सर तुरपाई एक हैंड स्टिच का मेथड है जिसमें कपड़े को फोल्ड करके और हाथ से सुई धागे से सिलाई की जाती है। ठीक है, किसी भी तरह की हाथ से टेम्परेरी की होती जाने, है लाइक। क्या किसी भी तरह से हाथ से की जाने वाली सिलाई और तुरपाई में कोई अंतर नहीं है? तुरपाई विशेष सर नहीं है? अंतर है, बहुत बहुत तरह की होती है सर। टेम्परेरी है जिसमें थोड़े मोटे टांके दिए जाते हैं, और मतलब ऐसा टांका होता है जो ऊपरी सतह पर दिखाई ना नहीं दिखे, देता। ना दिखे। जी अच्छा, इंटरलॉक क्या होता है? सर, कपड़े के दो भाग को एक इंटरलॉकिंग मशीन के द्वारा जोड़ा जाता है ताकि उनकी सिलाई खुले नहीं। और वो सिलाई बाहर दिखती भी नहीं है या दिखती है? सर वो तो अंदर की साइड होती है तो हाँ, वो बाहर नहीं, अंदर बाहर 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 कहीं भी दिखती है। नहीं दिखाई दी। हाँ, अंदर तो सर दिखती बाहर है। नहीं दिखती। हाँ। बाहर नहीं दिखती। अच्छा, सिलाई मशीन जो घरेलू सिलाई मशीन है उसमें धागा कहाँ पर होता है? अ, सर मैं आपका सवाल नहीं समझी, मतलब ऊपर घरे एक घरेलू सिलाई मशीन होती है, जी उसमें सर। सिलाई करने के लिए धागा प्रयुक्त किया जाता है, वो धागा कहाँ पर होता है? सर ऊपर ही एक लूप जैसा दिया होता है, उसी में धागे को अटकाया जाता है। ठीक और है। जो अगर नीचे की साइड है तो उसकी एक शटल होती है। हाँ, तो मतलब अगर नीचे वाली शटल नहीं होगी तो क्या सिलाई होगी? नहीं सर, दोनों जगह होना जरूरी है थ्रेड का। तो दो जगह होता है धागा, जी एक सर। ऊपर से और एक नीचे से, शटल से। जी सर। शटल का जो केस होता है उसको क्या कहते हैं? सॉरी सर, बॉबिन इसका केस। मुझे एग्जैक्ट नाम। सर बॉबिन चलिए, केस तो जो फिरकी होती है उसका जो केस होता है उसे बोलते हैं बॉबिन केस। फिरकी शटल की कहाँ पास में होती है? सर जो फिरकी होती है वो बॉब मतलब उसके अंदर होती है, केस के बॉबिन अंदर में होती फिट है, और होती वो है। जो दोनों फिट होके वो शटल के अंदर फिक्स होती हैं। राजस्थान की ऐसी महिला का नाम बताइए जो हाल ही में सिलाई सिलाई और बुनाई के लिए विश्व में प्रसिद्ध रही हैं, हाल ही में। पश्चिमी सॉरी राजस्थान सर। से इनका संबंध है। सर शायद मैंने पढ़ा हुआ है बट अभी रिकॉल नहीं कर पाऊंगी मैं। कौन बनेगा करोड़पति में भी ये हॉट सीट पर थी। सॉरी सर, शायद मैंने वो नहीं देखा होगा। अच्छा, चलिए ये एक समय, हाँ, अभी है समय, मैं आपसे दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। जी सर। आप ये बताइए कि आपने फूड और न्यूट्रिशन, आप उसके विशेषज्ञ हैं, आपने MSc की है तो आप मास्टर हैं। सर फूड एंड न्यूट्रिशन में एज एमएससी नहीं की है एज मैंने, एज ए सब्जेक्ट, बीएससी। जी एज ए सर। सब्जेक्ट आपने इसको पढ़ा है।
जी सर। ये बताइए कि जो नवजात बच्चे होते हैं जन्म लेते ही उन्हें घुट्टी दी जाती है, घुट्टी दिया जाना सही है या नहीं? सर वैसे तो बोला जाता है कि जो 6 मंथ्स तक है इन्फेंट्स को नहीं, माँ के आप दूध आप के आप अलावा। आप ये बताइए, वैज्ञानिक दृष्टि से देना सही है या नहीं? सर वैज्ञानिक दृष्टि से तो ये नहीं दिया जाता, वो हमारा कल्चर है कि हम घुट्टी देते हैं, बट साइंटिफिकली ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाता बच्चों को 6 मंथ्स तक माँ के दूध के अलावा। अब सिचुएशन ये है कि आप महिला एवं बाल विकास विभाग में अधिकारी के पद पर तैनात कर दी गई हैं और एक जागरूकता कैंप में आप महिलाओं से संवाद कर रही हैं। आपको इसी विषय पर उन्हें समझाना है कि घुट्टी है वो वैज्ञानिक दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है। आप कैसे समझाएंगी, बताइए? हिंदी वहाँ कोई नहीं सर जानता, वो ग्रामीण एरिया है। सिचुएशन परिस्थिति आप समझ गए, अब बताइए कि आप कैसे कन्विंस करेंगे। सर मैं कोई ऐसा प्ले ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ जिसमें ऐसा कुछ साइंटिफिक बात उनको इजी वे में उनकी लैंग्वेज में समझाई जा सके, कुछ ऐसा डेमो उनके आगे मैं दे सकती हूँ अपने आप सहयोगियों कैसे के साथ। करेंगे? आपको अपनी बातों से उन्हें कन्विंस करना है, आपको सबसे पहले। जी, तो मैं सर उनकी लैंग्वेज में उनको पहले समझाऊंगी कि साइंस की बातें मैं उनको उनकी भाषा में समझाऊंगी कि इस तरह से ये देना बच्चों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो सकता है या उनकी सेहत को नुकसान हो सकता है इन चीज़ों से, और वो जो तो उनके कहेंगे पुराने कि बिलीव्स हैं हमारे कल्चर उनको में मैं। तो साहब माँ के तो टाबर ने गुटी नहीं देवा जितने टाबर का शुरुआत ही कौन हुआ, पहली गुटी पच माँ को दूध, ऐसा बोलेंगे वो तो। आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे? सर मैं यही कोशिश करूंगी कि उनको जो साइंस का कुछ ऐसा फैक्ट है या मेरे पास कुछ ऐसा मैं प्रूफ लेके जाऊं कि मैं उनको अपनी बात आगे समझा सकूं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मेंबर प्लीज। हाँ नेहा जी, नेहा जी उपस्थित है ना? नेहा जी आप, नेहा जी आवाज सुन आ पा रही रही है? हैं? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी यस मैम यस मैम, अभी आ रही है। कैरी ऑन कैरी ऑन। गुड इवनिंग मैम। आपको आ रही है अनिता जी आवाज? जी मैम। ठीक है, आपकी हॉबीज क्या है? मैम मेरी हॉबीज वर्ली पेंटिंग करना है और मुझे सुडोकू सॉल्व करना अच्छा लगता है। अच्छा, पहले हम सुडोकू के बारे में बात करते हैं। सुडोकू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सिंगल नंबर, जापानीज लैंग्वेज में जापानीज पजल है ये, और इसका जापानीज में मीनिंग होता है सिंगल नंबर। अच्छा, और इसका जो मॉडर्न सुडोकू है उसको किसने डेवलप किया है, उनका नाम पता है आपको? सॉरी मैम। अच्छा, ये बताइए कि आप मैथमेटिकल सुडोकू खेलती हैं, अल्फाबेटिकल सुडोकू खेलती हैं? आपने मैथमेटिकल सुना है? जो 1 to 9 ग्रेड आता है वो। अल्फाबेटिकल सुडोकू के बारे में सुना है आपने? मैम बस जो हिंदी में वर्ग पहेली आती है मुझे उसके बारे में नॉलेज है, सुडोकू का अच्छा नहीं पता मुझे। अच्छा अच्छा, कब कब डेवलप हुआ सुडोकू, इसके बारे में कुछ आइडिया आपको? कौन से सन में मैम इसको डेवलप किया गया, कौन से सन में इसको बनाया गया? मैम आई थिंक जहाँ तक मुझे रिकॉल है 1950s में या 58 में शायद ये एक न्यूज़ जापानीज न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। अच्छा, आपने पेंटोमिनो और हेप्टोमिनो का नाम सुना है? नो मैम सॉरी। ये सुडोकू के टाइप्स हैं, आपको पता है सुडोकू के टाइप्स? नो मैम। अच्छा चलिए ठीक है। ये बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फायदा मिलेगा सुडोकू का? आप तो बैठे बैठे खेलते रहोगे सुडोकू, इससे प्रशासन में का क्या बेनिफिट रहेगा? लोगों मैम को ये क्या फायदा मिलेगा सुडोकू से? ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका है कि आप कितने लिमिटेड टाइम के अंदर आप एक पजल को सॉल्व करते हो या एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो उससे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग पावर बढ़ती है कि आप चीज़ों को कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हो या किस तरह उनको देख पाते हो प्रॉब्लम्स को, और उनका सोल्यूशन मिनिमम टाइम में आप ढूंढ पाते हो। अच्छा, सुडोकू के कुछ नुकसान है? मैम अगर देखा जाए तो अगर आपको इसकी ओवर किसी भी चीज़ की हैबिट है तो वो नुकसानदेह है कि आप
इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको टाइम का और किसी चीज का ध्यान नहीं रहता। मतलब आप मानती हैं कि सुडोकू खेलने के नुकसान भी हैं? मैम हो सकता है अगर ओवर यूज किसी भी चीज का है तो। ऐसा हॉबी अगर तो किसी हमेशा को ऐसी होनी चाहिए, हॉबी तो हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसको करने से हमेशा फायदा मिले या माइंड फ्रेश रहे। और आप इसके एडिक्टेड हो जाते हो तो ये तो एक तरह से नुकसान हो गया। आप एडिक्टेड हो गए तो आप तो इसी में लगे रहोगे, फिर जन सुनवाई कौन करेगा? मैम मैं इसे एज अ हॉबी लेती हूँ, एज एडिक्शन मुझे नहीं है इसका। अच्छा चलिए ठीक है। किसी फेमस प्लेयर का नाम पता है सुडोकू के? मैम इसका मोरिनिशी एक प्लेयर हैं जो काफ़ी फेमस हैं इसके, और एक चाइनीज़ मैं नाम शायद नहीं एग्जैक्ट ले पाऊँ, यिंग वांग ऐसे करके कुछ नाम है, तो वो इसके काफ़ी रिकॉर्ड होल्डर हैं। इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है क्या सुडोकू की? यस मैम। लास्ट कब हुई थी, कहाँ हुई थी? मैम आई थिंक 2018 में हुई थी, और एक चाइनीज़ प्लेयर हैं उन्होंने इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। कहाँ हुई थी ये? सॉरी मैम, ये मुझे नॉलेज में नहीं चलो है। कोई बात नहीं। एक कंपनी है जिसने मेनली इसको पब्लिश किया था फर्स्ट टाइम, जापानीज कंपनी जिसने इसको बनाया था, उसका नाम पता है आपको? एग्जैक्ट कंपनी का एग्जैक्ट नेम तो नहीं पता मुझे। अच्छा, उस नाम भी रख कंपनी का। ठीक है। अच्छा, वर्ली पेंटिंग के बारे में हम बात करते हैं। कहाँ की पेंटिंग है वर्ली? मैम ये महाराष्ट्र में एक जनजाति है वर्ली, वहाँ उन्हीं समुदाय के द्वारा ये बनाई जाती है। वर्ली जो समुदाय है वहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है, और उन्हीं के द्वारा ये शुरू की गई थी। कहाँ पाई जाती है जनजाति वर्ली ट्राइब? महाराष्ट्र में किस जगह पाई जाती है? मैम महाराष्ट्र में जो मुंबई का उत्तरी बाहरी इलाका है वहाँ की ये ट्राइब है। कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पता है आपको जहाँ पे ये ट्राइब पाई जाती है? सॉरी मैम, एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट में तो मुझे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। इस कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? आई डिडंट गेट योर इस वॉइस। पेंटिंग की, वर्ली पेंटिंग की खासियत क्या है? मैम इसमें जो इसकी खासियत है वो इसकी ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, जो सर्कुलर है, स्क्वायर है, और जो भी इसकी शेप्स हैं वो किसी ना किसी जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है जैसे कि सन, मून, माउंटेन्स, इनको डिपिक्ट करती है। यही इसकी खास बात है। और सर्कल इसका जो सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है? हम सन को रिप्रेजेंट करता है। और ट्रायंगल? हम ट्राइंगल माउंटेन को। और स्क्वायर? स्क्वायर का आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा, इसके एक फेमस आर्टिस्ट है जिनको पद्मश्री मिला हुआ है, उनका नाम पता है आपको? मैम जीविया सोमा माशे हैं जिन्होंने ये सबसे पहले वर्ल्ड के सामने ये पेंटिंग रखी थी, जिनकी वजह से ये फेमस हुई है। अच्छा, और इसका सेंट्रल कंसेप्ट क्या है? वर्ली पेंटिंग का जो मेन कंसेप्ट है वो क्या मैम है? ये जो वर्ली जो ट्राइब है उनका जो डेली का सोसाइटल रूटीन है, जो उनका नेचर के प्रति लगाव है, इसका सेंट्रल जो आइडिया है वो यही है कि लोगों की जो रूटीन है वो प्रकृति के बहुत नज़दीक है, और वो उन्हीं के आसपास में उनका रूटीन चलता है। क्या मटेरियल्स यूज किए जाते हैं इस पेंटिंग को बनाने में? मैम इसमें एक जो मिट्टी का बेस होता है उसके ऊपर गेरुआ रंग, और उस पे फिर वाइट कलर से, वाइट जो भी ऑयल पेंट हो सकता है, वाटर कलर हो सकता है, तो उससे ये वाइट कलर में अलग अलग शेप्स को जोड़ते हुए पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। तो क्या मिट्टी के बेस पे ही बनाई जा सकती है, किसी और ऑब्जेक्ट पे नहीं बनाई जा सकती है? मैम दीवार पे भी बनाई जाती हैं ये मिट्टी के अलावा, और कपड़े या पेपर? आजकल जो इसका मॉडर्न फॉर्म है वो कहीं भी किसी भी बेस पे बनाया जा सकता है, और आज
जो इसका रिफाइंड कहें या अपभ्रंश रूप कहें, वो अलग अलग कलर्स भी यूज किए जाने लगे हैं, बट मेन जो इसका कंसेप्ट है वो गेरुआ रंग और वाइट कलर का ही है। अच्छा, आपने देव चौक और लग्न चौक के बारे में सुना है? सॉरी मैम। अच्छा ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि आपने वर्ली पेंटिंग को ही चूज किया है अपनी हॉबी में? क्यों आपने कोई राजस्थानी आर्ट को नहीं चूज किया? क्या आपको नहीं लगता है कि अपने यहाँ राजस्थान में भी बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स के फॉर्म्स हैं जिनको एज अ हॉबी अपनाया जा सकता था? फिर ऐसा वर्ली में ऐसा क्या खास आपको लगा कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए? मैम मुझे उसका जो बेसिक कंसेप्ट है नेचर का, मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करता है, और प्लस की बनाने में काफ़ी इजी लगती है मुझे, कि मैं कभी भी कहीं भी इजीली बना सकती हूँ। मुझे अलग से किसी क्लासेस की या किसी परफेक्शन की उसमें ज़रूरत नहीं है। वर्ली की मुझे अट्रैक्टिव बात एक यही लगती है कि मुझे अलग से किसी कोचिंग क्लासेस की या अलग से कहीं सीखने जाने की ज़रूरत नहीं है उनको। आपने कैसे सीखा फिर उसको? मैम मैंने यूट्यूब से ही कुछ एक वीडियोस देखे थे, तो उन्हीं से मुझे ये कंसेप्ट पता चला था उसका। राजस्थान की पेंटिंग और वर्ली की पेंटिंग में क्या मेजर डिफरेंस लगता है आपको? मैम जो राजस्थान की पेंटिंग्स हैं वो एक जो मेनली जैसे राजा महाराजाओं के टाइम से उन पे बनाई जाती थी, या उनका नेचर को देखने का तरीका अलग था, और उनका वर्ली जो पेंटर्स हैं उनका अलग है कि वो ज्योमेट्रिक शेप्स यूज करते हैं, कलर भी उनके लिमिटेड हैं, जबकि राजस्थानी जो पेंटिंग्स हैं उनमें काफ़ी कलर्स और कलरफुल पेंटिंग्स होती हैं, और जो लाइव लिविंग थिंग्स हैं उन पे भी बनाई जाती हैं, नॉन लिविंग्स पे भी बनाई जाती हैं, तो उनका कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। मानना वर्ड सुना है आपने? मानना जी मैम। क्या मतलब होता है उसका? मांडना मैम किसी भी सरफेस पे ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं और गेरू से बनाई जाती हैं, दीवार पे या फर्श पे वो गेरू रंग से कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स बनाई जाती हैं, उसे मांडना कहते मानना हैं। और वर्ली में आप सिमिलरिटी देखती हैं? मैम वर्ली पेंटिंग में कुछ जैसे लोगों की पेंटिंग बनाई जाती हैं, जैसे लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं वो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। मांडना में एक लाइवली थिंग नहीं होती, सिर्फ वो एक बेसिक कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन वर्ली पेंटिंग है वो आपको एक लाइव एहसास देती है। अच्छा ठीक है। किशनगढ़ पेंटिंग में क्या खास है? मैम किशनगढ़ पेंटिंग में जो महिलाओं की चित्र बनाए गए हैं वो उसकी खासियत है, जैसे बनी ठनी की पेंटिंग है तो उनमें जो उनके अंगों का वर्णन किया गया है, जिस तरह से बनाए गए हैं, और जो पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है, जो कलर्स यूज किए गए हैं, वो उसकी खास बात है। और नाथद्वारा पेंटिंग में क्या फेमस है? क्या डिफरेंस है नाथद्वारा पेंटिंग में और किशनगढ़ पेंटिंग में? मैम नाथद्वारा में बेसिकली जो श्रीनाथ जी की पिछवैयाँ हैं उनका चित्रण आता है, और जबकि जो किशनगढ़ है उसमें व्यक्तियों के, महिलाओं के इनके चित्र आते हैं। कलर्स जो यूज होते हैं उनमें कोई अंतर है? कलर्स का मैम मुझे सॉरी आइडिया नहीं चलिए है। ठीक है ठीक है, ओके। थैंक यू अंकिता, हो गया आपका मेरी तरफ थैंक यू से। मैम। थैंक हाँ अपने भगवान सिंह जी आप शुरू कीजिए, नेहा मैम उसके बाद बोलेंगी और संक्षेप में करना है फीडबैक हमने, और उसके बाद मैं फाइनल लिस्ट में बोलूंगा, उसके बाद नेक्स्ट मॉक जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है। आप भगवान जी बोलिए। मैडम आपका मुझे बढ़िया लगा, कॉन्फिडेंस आपका एक एवरेज से अच्छे लेवल पर है, नीचे नहीं है, और एक तरह का कॉन्फिडेंस का जो फ्लो है वो थ्रू आउट है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं जिनमें कुछ फैक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं, फैक्ट जी तो सर। कंटिन्यूस लर्न किए जाने चाहिए। बाकी जो कंसेप्ट है वो आपके ठीक है, सब कुछ सही लगा। एक वो कुछ क्वेश्चन था जो मैंने बच्चे की गुट्टी के लिए पूछा था, उसको आप मुझे थोड़ा सा स्ट्रेट आपके आपसे आंसर की उम्मीद थी कि आप डायरेक्ट, मैंने आपको सिचुएशन समझा दी थी कि आपको कन्विंस करना है और सामने वाले हिंदी नहीं जानते, फिर भी आप मतलब
उस कहने से कुछ बच रहे थे, या आप खुद अपने व्यूज नहीं दे रहे थे? आपने कहा एक चार्ट बना देंगे, उस चार्ट में क्या होगा, क्या ऐसा मतलब मास्टर स्ट्रोक होगा जिससे आपका मैसेज कन्वे हो जाए? कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा है वैसे कि कुछ मैसेज होना चाहिए जो पास होना चाहिए। बाकी सब चीज़ें मुझे आपकी कोई दिक्कत नहीं लगी, सही लगी, और सब बढ़िया है मेरी तरफ से। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ नया जी। हाँ अंकिता जी, वैसे आपका ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मुझे। एक जो मेजर मुझे पॉइंट लगा है कि आपको आंसर तो आता है, लेकिन आप बार बार बोलते हो आई थिंक ये होना चाहिए। ये जो वर्ड है ना आई थिंक, इसको आप अवॉइड करो, क्योंकि आपको वहाँ ये बोला ही नहीं कि आई थिंक। आपको कॉन्फिडेंटली या तो आता है तो जवाब देना, नहीं आता है तो पोलाइटली मना कर देना है। बाकी जो कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे सुडोकू वर्ली वाले, वो सिंपल, मैंने डायरेक्टली विकिपीडिया से देख करके पूछे हैं। तो एक बार आप पढ़ लेना, और जब आप वर्ली पेंटिंग अपनी अगर हॉबी बताते हो तो फिर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको राजस्थान डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग का भी नॉलेज हो। तो आप अपने जितने भी राजस्थान की जितनी भी टाइप्स हैं पेंटिंग के, मेवाड़ मारवाड़ आर्ट डिफरेंट, वो सारे आप जरूर पढ़ लेना अच्छे से, जो भी उनके आर्टिस्ट वगैरह हैं। बाकी ओवरऑल अच्छा था। सुडोकू के बारे में वैसे उन लोगों को इतना पता नहीं होगा तो वो पूछेंगे। तो ठीक है, ओवरऑल अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है आपका, बोलने का तरीका भी अच्छा है। ठीक है, मेरी तरफ से तो ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ जी मैम। हाँ थैंक यू नेहा जी। अभी मैं कुछ बातें बता रहा हूँ मैम। उसमें एक तो ये है, सबसे अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, सब ठीक है ना। कहीं एक जगह लगता है कि आपकी जो लहजा है ना, कहीं मुझे लगा शुरुआत में कि कहीं आप हिचकिचा रही, लेकिन आपका जो बोलने का स्टाइल है ये बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मारवाड़ी में मैंने आपको बोलने के लिए कहा, आपने बहुत अच्छा बोला, और कोशिश करना जहां मौका मिले मारवाड़ी में बोलना, क्योंकि आप हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो अपेक्षा रहती है कि पता नहीं इनको हिसार में रही है, हरियाणवी आती होगी, मारवाड़ी नहीं आती होगी, तो एक जिज्ञासा बस पूछा जा सकता है। तो बहुत अच्छा आप बोली, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है। अब जो ध्यान रखने वाली चीज है मैम, जो विशेष मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका आंसर छोटा होना चाहिए। बहुत जगह ऐसा देखा है, मैं लंबा आंसर खींचती है। आपको साफ पूछा मैडम ने कि आप वर्ली पेंटिंग के बारे में कुछ पूछा विशेष बात, आपने एक ही चीज को 3-4 बार रिपीट किया कि ये वर्ली जनजाति जनजाति, लेकिन रिपीट नहीं करना, शॉर्ट में 1 2 3, ठीक है। फिर पूछा कि हाँ, इस पेंटिंग के बारे में सवाल था कि एक, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ पा रहा है, उसमें भी आपने रिपीट की एक बात को, एक ही बात को आपने 2-3 बार रिपीट की, तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। बहुत जगह देखा मैंने, रिपीट कर रही थी आपकी वर्ली पेंटिंग जनजाति जनजाति, बार बार वही चीज रिपीट हो रही थी। ये रिपीटेशन कम करना है ये। और आपको आंसर को आप देखिए कि जो पूछा है, आपको पूछा है कि वर्ली पेंटिंग में किसको पद्मश्री मिला है, तो आपने केवल उसका नाम बताना है, फलान सिंह को मिला या फलानी देवी को मिला, बस खत्म वहीं पे। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो नहीं बताना जब तक वो अगला नहीं पूछता है। तो टू द पॉइंट आना है, शॉर्ट में आंसर देने की कोशिश करना है, जो पूछा वही जवाब होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं करना है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो बहुत ही जबरदस्त लगा, मैडम ने भी बताया आपको जैसे, और हमारा एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पर एक आकलन का अवसर हमें मिलता है, और मुझे लगता है कि आप खुद स्वयं वीडियो देखेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा। बहुत ही बढ़िया मैम, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अच्छा, बहुत अच्छा बोलते हैं, सब चयन आपका बहुत ही अच्छा है, ठीक है मैम। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। आगे शुरू कीजिए, थोड़ा सा लेट हो गया, 5 मिनट नोट इश्यू। चलिए महावीर जी अपने आ गए ना सभी लोग?